नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज की जो बड़ी खबर है, हिमाचल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब जो स्कूल कॉम्प्लेक्स है वो बनेंगे। इसमें क्या होगा आपको वो बताएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आज हिमाचल को लेकर के क्या हुआ है, और आज मंत्रियों ने जो है वो विपक्ष पर खूब जुबानी हमला बोला है। इसके अलावा सीएम को लेकर के भी जयराम ठाकुर ने टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी की आपको वो बताएंगे, और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। हर खबर आपको विस्तार में बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी जो खबर है आज की, वो स्कूलों को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। हिमाचल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंडर जो है वो आएंगे प्राइमरी स्कूल, मिडिल और हाई स्कूल। अब जो इनका जो मुखिया है वो प्रिंसिपल होंगे, यानी जो सीएचटी हैं, हेडमास्टर्स हैं, उनको अब कहीं ना कहीं जो है वो जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात सुननी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कहीं पर जो है वो सेकेंडरी स्कूल है, एक सेकेंडरी स्कूल है, उसके दायरे के आसपास जो है वो कुछ दूरी पर जो है वो एक हाई स्कूल है और एक प्राइमरी स्कूल है। तो ऐसे में शिक्षा में शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आए, और स्कूलों में क्या चल रहा है, क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है पढ़ाई जा रही है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो दी जा रही है। अब इसको लेकर के जो है वो जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ये पावर रहेगी कि वो देखेंगे कि जो वहां पर सीएचटीज हैं, जो टीचर्स हैं वहां पर प्राइमरी स्कूल में, क्या वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रहे हैं। आपने देखा जो असर की रिपोर्ट आई, कितना अच्छा प्रदेश ने किया है शिक्षा के क्षेत्र में। और इसके अलावा अगर देखेंगे पूरे देश की साक्षरता की बात करें तो जो मुकाम हिमाचल प्रदेश ने हासिल किया कुछ समय पहले ही, पूरे देश में नंबर 1 जो है हिमाचल प्रदेश आया है। तो ऐसे में राज्य सरकार का मोटिव है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो देखें कि जो सीएचटी और जो हेडमास्टर्स हैं, क्या स्कूलों में जो कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं उसमें किस तरीके से जो है पढ़ाई हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण फैसला है जी आज का। जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पावर दे दी गई है, वो देखेंगे। अब प्राइमरी स्कूल भी देखेंगे, और जो आपका कह सकते हैं आप जो हेडमास्टर्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, उनको भी वो देखेंगे। इसको लेकर के जो ऑर्डर्स आए हैं वो आपके साथ हम साझा करेंगे। लगभग 10-11 पेज की और बड़ा लंबा एक बड़ा ऑर्डर है। इसके बाद 11 इतने पॉइंट्स है इसमें, तो आपके साथ हम साझा कर देंगे। लेकिन खबर ये नटशेल में यही है कि प्रिंसिपल देखेंगे कि क्या बच्चों को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो दी जा रही है। सीएचटी चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, फिर हाई स्कूल हो, और भी कुछ चीजें इसमें हैं। इसके लिए आप कल का जो दैनिक समाचार पत्र है वो पढ़ सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड के 2 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। ये बड़ी खबर है शिमला से आज की। कोर्ट ने फांसी की सजा की पुष्टिकरण और दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। अब दोषी चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी पूरी उम्र जेल में रहेंगे, जबकि तेजिंदर पॉल को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। युग के पिता विनोद गुप्ता ने कहा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। पिता गुस्से में दिखे आज। वह कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, हाईकोर्ट के फैसले से। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि सेशन कोर्ट से फटाफट फैसला हो गया था, हाईकोर्ट में 6 साल लग गए। वहीं न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश राकेश कंतला की विशेष खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के बाद अपना जो फैसला है वो रिजर्व रखा था। यह मामला सत्र न्यायाधीश शिमला ने सजा के आदेशों की कंफर्मेशन के लिए रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट को भेजा था। दरअसल सत्र न्यायाधीश शिमला की कोर्ट ने 5 सितंबर 2018 को इन तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की कोर्ट ने इस अपराध को दुर्लभ से दुर्लभ जो है वो माना था, उसकी श्रेणी में रखा था, जिसके बाद फैसला सुनाया था। इसके बाद तीनों आरोपियों ने 2 स्थिति के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। इसमें अपीलकर्ताओं की ओर से एडवोकेट ने दोषियों के व्यवहार, उम्र और परिवार की स्थिति को देखते हुए कोर्ट से मृत्युदंड न दिए जाने की मांग रखी। आपको बता दें यह मामला 14 जून 2014 का है, जब शिमला के राम बाजार से 3 लोगों ने फिरौती के लिए 4 साल का जो मासूम बच्चा था, युग इसका नाम था, इसका अपहरण कर लिया था। अपहरण के 2 साल बाद अगस्त 2016 में भराड़ी के पेयजल टैंक से युग का जो कंकाल है वो बरामद हुआ। तब तक लोग पानी भी पीते रहे उसी टैंक का। आरोपियों ने
मासूम के शरीर में पत्थर बांधकर उसे जिंदा ही पानी में जो है वो फेंक दिया था, टैंक में फेंक दिया था। मासूम युवक को उसके ही पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने किडनैप किया था। इसमें 3 लोग शामिल थे। तीनों ने युवक के पिता से 3.5 करोड़ रुपए की जो फिरौती है वो मांगी थी। तो हाईकोर्ट का जो फैसला आया है जी, इसके खिलाफ जो पिता है वो गुस्से में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को देखना चाहिए था और मुझे इंसाफ नहीं मिला है। वो इसका फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहले तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी जिला अदालत से, जो शिमला का चक्कर कोर्ट है वहां से। फिर उसके बाद ये रेफरेंस के लिए गया, फिर रिजर्व रखा गया फैसला। आज फिर फैसला आया है और एक जो युवा है इसमें, उसको तो जो है वो आज कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कहा है जो पिता है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, प्रदेश में अनियोजित निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें हिमाचल सरकार से राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पारिस्थितिकी जो असंतुलन के से संबंधित कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सवालों की प्रश्नावली जो है वो जारी की। राज्य सरकार को इसका जवाब 28 अक्टूबर तक देना है। अदालत ने कहा कि सवालों को लेकर विस्तृत आदेश आज सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर भी डाल दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पारिस्थितिक असंतुलन, प्राकृतिक आपदाओं, उनके कारणों और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संबंधित होंगे। कोर्ट ने ये सवाल एमिक्स क्यूरी की रिपोर्ट के पेज नंबर 65 के आधार पर पूछे हैं। तो इसमें नटशेल में खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में देखिए मामला चला हुआ है कि जो हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर कैसा आ रहा, आपदा बहुत आ रही है। एक फैसला पीछे आपने देखा कि स्वतः संज्ञान लिया था कोर्ट ने, और कोर्ट ने यह भी माना था कि ऐसा ना हो जाए कि हिमाचल प्रदेश जो है वो नक्शे से गायब हो जाए। तो इसमें बेतरतीब तरीके से जो निर्माण हो रही है, कह सकते हैं आप, भवनों का निर्माण हो रहा है, उस पर भी जो है वो संज्ञान लिया था। उसके बाद फिर जो लकड़ी बहती हुई आई डिजास्टर में, उस पर भी संज्ञान लिया था। उसके बाद ये आज और नया चीजें हैं, अभी जो एक अपलोड होना है वेबसाइट पर, उसमें क्या नई चीजें हैं। लेकिन ये जरूर है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला जरूर सुना सकता है आगामी समय में कि हिमाचल प्रदेश में जो सख्ती है वो की जाए। न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि जो पहाड़ी राज्य हैं उसको लेकर के भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो आगामी समय में आदेश देगा। लेकिन 28 अक्टूबर तक जो है वो हिमाचल प्रदेश को बताने होंगे जो सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पंचायत चुनाव की तैयारी, प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। बड़ी खबर है जी, इन चुनाव के लिए कमीशन ने 3 करोड़ बैलेट पेपर की जो प्रिंटिंग का ऑर्डर दे दिया है। इनकी प्रिंटिंग हिमाचल सरकार की जो प्रेस है उसमें करवाई जाएगी। साल 2020 के चुनाव में 2 करोड़ 75 लाख बैलेट पेपर प्रिंट किए गए थे जब चुनाव हुए थे पंचायत के। इस बार 25 लाख अधिक बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। पंचायतों में जो चुनाव होने हैं 5 पदों पर होने हैं, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद। इनके लिए जो है वो चुनाव होने हैं दिसंबर में। प्रत्येक पद के लिए 60 लाख जो है वो बैलेट पेपर प्रिंट किए जाएंगे। नॉमिनेशन के बाद नाम वापसी होते ही इन बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने वाले जो दावेदारों के नाम जो है वो मैनुअली लिखे जाएंगे। प्रदेश में इस बार 3577 पंचायत प्रधान और इतने ही उप प्रधान चुने जाएंगे, जबकि साल 2020 में जो संख्या थी वो 3616 थी प्रधान, वो इतने ही उप प्रधान निर्वाचित हुए थे। कुछ पंचायतों को जो है वो नगर पंचायत में अपग्रेड कर दिया गया है, कुछ को शहरी निकाय में मर्ज कर दिया है, जिसके चलते जो 39 जो पंचायतें हैं वो कम हो गई है। वहीं पिछले चुनाव में 1696 बीडीसी मेंबर चुने गए थे। इस बार जो बीडीसी के कुल वार्ड जो है वो कम हो सकते हैं। वहीं बात करें इसी तरह 2020 में 249 जिला परिषद मेंबर चुने गए थे। इस बार जिला परिषद के जो है 2 से 3 वार्ड बढ़ सकते हैं। वहीं पिछले चुनाव में 21,403 वार्ड मेंबर चुने गए थे। इस बार इनकी संख्या भी कम होगी। कुछ जिलों में जो है वो वार्ड बंदी का जो काम है वो अंतिम चरण में है और अगले 1.5 से 2 सप्ताह में वार्ड मेंबर, वीडीसी और जिला परिषद मेंबर की जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी जी। तो पंचायत चुनाव की जो तैयारी कर रहे हैं जी, तैयारी करिए। 2010-11 का रोस्टर जो है वो है, उसका बताएंगे हम बाद में। रोस्टर को लेकर के जो है वो कुछ दिनों बाद खबर बताएंगे आपको कि कैसा रह सकता है, लेकिन 10-11 का रहने वाला है। और बाकी जो कह सकते हैं आप बैलेट पेपर है उसको छपाने के लिए दे दिए जी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को दी गई ग्रांट इन एड के मामले पर कांग्रेस व भाजपा आमने सामने आ गए हैं। आज मंत्री ने प्रेस वार्ता की है शिमला में। भाजपा आंकड़े दिखाकर कांग्रेस सरकार पर वार जो है वो वार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में प्रेस वार्ता कर इस पर पलटवार किया है। भाजपा जो जुबानी हमले बोले, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की कोई विशेष मदद नहीं की है और न ही कोई खैरात बांटी है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र से जो राशि मिली है वो हर राज्य के लिए आपदा राहत एवं बचाव कार्य के लिए पहले से ही निर्धारित है। उद्योग मंत्री ने कहा कि भाजपा नेता आपदा
तुलना में राज्य सरकार की आलोचना करना व केंद्र का गुणगान कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वे ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे हिमाचल केंद्र के रहमो करम पर ही निर्भर हैं। सच्चाई यह है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से आपदा प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को कोई खैरात नहीं दी है जिसका भाजपा नेता इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि विकट परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आपदा राहत मैनुअल में बदलाव किया और आपदा प्रभावितों की मदद की। 7 लाख रुपए जो पूरे देश में सबसे अधिक है वो दिए। 2023 में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 25 में अभी तक 5,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। केंद्र से 2021 से अभी तक महज 4,253 करोड़ की जो ग्रांट है वो आई है। एनडीआरएफ का पैसा है, एसडीआरएफ का पैसा सहित जो अन्य माध्यमों से पैसा मिला है, तो ये हिमाचल प्रदेश का अपना जो हक था वही मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सदी की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश कर रहा है, जिसे देखते हुए राज्य को विशेष राहत पैकेज मिलना चाहिए था। केंद्र ने पैकेज देना तो दूर, जो बजट मिलना था वह भी समय पर नहीं दिया है। 2023 में हिमाचल को 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। केंद्र ने अब जाकर जो है वो 2,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इसमें से भी केवल 500 करोड़ ही हिमाचल को अभी तक मिले हैं, ये मंत्री ने कहा है, जबकि 25% जो हिमाचल प्रदेश को खुद इसमें हिस्सेदारी है। हर्षवर्धन चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ऐसा गुणगान कर रहे हैं जैसे केंद्र सरकार ने हिमाचल में पैसे की नदियां बहा दी हो। जयराम ठाकुर दिल्ली जाकर केंद्र से सराज के लिए प्रोजेक्ट विशेष पैसा जो है मांगते हैं, उसकी मांग कर रहे हैं, जबकि पूरे हिमाचल के जो है वो इस वक्त पूरे हिमाचल के जो लोग हैं उनको जरूरत है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को प्रदेश का नेता नहीं, वह केवल सिराज विधानसभा क्षेत्र का ही जो है नेता बनकर रह चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने राज्य में, बड़ी खबर है जी, चल रही बड़ी आधारभूत संरचना परियोजनाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ये आज की बड़ी खबर है। सरकार ने बाकायदा इसे लेकर आज ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब प्रदेश में 25 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली सभी परियोजनाओं को प्रधानमंत्री गति शक्ति जो राष्ट्रीय मास्टर प्लान है उसके पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह निर्णय 14 और 15 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित चौथे मुख्य सचिव राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया था, जिस पर अब राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत प्रदेश के सभी विभाग, बोर्ड, निगम और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनको यह सुनिश्चित करना होगा कि 25 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली योजनाओं को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर दर्ज किया जाए। इसके लिए उद्योग विभाग को नोडल विभाग जो है नामित किया गया है, जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। अधिसूचना में कहा गया कि सभी परियोजनाओं का डाटा उद्योग निदेशालय के पास भेजना होगा। इसके लिए निर्धारित जो प्रपत्र है उसमें परियोजना का जो नाम है, विभाग का नाम है, अनुमानित लागत, प्रारंभिक तिथि, समाप्ति तिथि, शेष फाइल तथा अक्षांश देशांतर की जो जानकारी है वो उपलब्ध करानी होगी। तो महत्वपूर्ण खबर है जी। 25 करोड़ से अधिक का अगर काम करना है तो उसको आपने जो प्रधानमंत्री के नाम का एक पोर्टल बना हो, जो नाम हमने बताया आपको, उस पोर्टल पर जाकर के वो आपको कौन सा काम था, क्या था, ताकि उसमें पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज नाचन के गोहर में थे। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नाचन के गोहर में जिला स्तरीय खयोड़ मेले के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा हिमाचल प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है। यह समय लोगों के दुख दर्द सुनने और व्यवस्था सुधारने का है, लेकिन सारे काम छोड़ मुख्यमंत्री आपदा में लुका छिपी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है, एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के कांगड़ा आकर राज्य में आई आपदा का जायजा लिया और प्रभावितों से मिलकर उनका दर्द सुना, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुक्खू का ये असंवेदनशील चेहरा भी जनता ने देखा, जिनके लिए परिवार पहले हैं और जनता बाद में। आरोप लगाया उन्होंने। जयराम ठाकुर ने जनसभा के दौरान तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार ही अस्थायी है, काम करने की बजाय रोकने पर जोर दिया जा रहा है, कुछ देने की बजाय सब कुछ छीनने पर उतारू हुए सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को त्योहारी उत्सव में जीएसटी का सरलीकरण कर 12 और 28% का जो जीएसटी समाप्त कर केवल 5 और 12% ही रखने तोहफा दिया है। और राज्य सरकार की बात करें तो जनता पर वो और ज्यादा जो टैक्स हैं वो लगा रही है। वहीं जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी का विशेष तौर पर जो है वो थैंक्स भी किया है। उन्होंने पठानकोट जोगिंदरनगर लाइन को ब्रॉड गेज बनाने के लिए थैंक्स किया है। 195 किलोमीटर लंबी लाइन पर 30,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार खर्च करेगी। इसका जो फायदा है वो प्रदेश को भी होगा और पर्यटन को जो है वो पंख लगेंगे। इसके अलावा पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने आज मंडी में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मंडी जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान का आंकड़ा 1500 करोड़ रुपए के पार हो गया है।
बारिश से जिले में 52 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 29 लोग अभी भी लापता है। बारिश से जुड़े अन्य हादसों में 15 और लोगों की मौत हुई है। कौल सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी तीव्र बारिश कभी नहीं देखी। उन्होंने मंडी शहर की जलापूर्ति समस्या और क्षतिग्रस्त 4 लेन पर चिंता व्यक्त की। कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को व्यापक नुकसान हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया है। उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि जो है वो राहत की घोषणा की है। राहत राशि की केंद्र की टीम है प्रदेश में नुकसान का आकलन भी कर रही है। इसके आधार पर राज्य को अतिरिक्त जो राहत राशि है वो जल्द से जल्द दे देनी चाहिए। कौल सिंह ठाकुर ने अपनी पार्टी के खिलाफ क्या कहा, कह सकते हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जो वर्तमान में पार्टी में केवल एक ही अध्यक्ष बचा हुआ है। ब्लॉक स्तर पर कोई पदाधिकारी नहीं है। पंचायत चुनाव नजदीक हैं और कार्यकर्ता असमंजस में हैं। उन्होंने हाईकमान से जल्द कार्यकारिणी बनाने का आग्रह किया है। तो वरिष्ठ नेता है जी कौल सिंह ठाकुर, पूर्व में मंत्री रहे हैं, कई बार एमएलए रहे हैं और उन्होंने इस बार ये कहा है कि केवल एक ही अध्यक्ष हमारे पास हैं और ऐसे में जो है पार्टी को सोचना चाहिए, हाईकमान को सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द जो पार्टी का जो अध्यक्ष पद पे हो फैसला हो या फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उस पर जल्द फैसला हो, क्योंकि जो भाजपा है उन्होंने अपनी टीम बना दी है, कांग्रेस ने अभी तक अपनी टीम नहीं बनाई है। इससे पार्टी को जो है वो नुकसान हो सकता है और पार्टी इसलिए उन्होंने एक कह सकते हैं वरिष्ठ नेता के तौर पर यह कहा कि जल्द से जल्द जो है वो पार्टी में जो विस्तार है वो हो जाना चाहिए, चाहे वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हो या फिर महासचिव जो भी बनाना है। ये उन्होंने जो है वो आज बड़ी बात कही है। इसके अलावा पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने एनएचएआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये भी बड़ी खबर है जी। और इसमें खबर ये है कि जो एनएचएआई है उसमें अगर आप देखेंगे कई जगहों पर डंगे गिर रहे हैं। कई जगहों पर आपने देखा कि शिमला में किस प्रकार से भरभरा कर जो है वो बिल्डिंग जो है वो गिरी, उसके बाद मुखर हुए। और अब हर जगह जहां पर भी प्रेस वार्ता होती है, जब मीडिया सवाल पूछती है कि सर आपने बड़ा मुद्दा उठाया, किसी से छुपा नहीं है। प्रदेश में जो एनएचएआई की तरफ से कार्य हो रहा है वो कार्य तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो वहां पर जो घर होता है उसके आसपास जो कह सकते हैं आप, जब वो कटान हो रहा है, पहाड़ियों का कटान हो रहा है, तो वहां पर जो है वो घर के घर और जो पूरा जो खेत हैं वो तबाह हो रहे हैं। तो इसमें आज फिर से मोर्चा खोला है और अब जो मोर्चा खोला है जो ठियोग वाला रोड, जो हाटकोटी और पौंटा साहिब वाला रोड है, उसमें भी जो है उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत सारे लोग मिले हैं और ये कह रहे हैं लोग कि जो कटान हो रहा है वहां पर भी, जो पौंटा साहिब और जो हाटकोटी वाला एनएच है उसमें जो है वो कई जगहों पर गलत तरीके से कटान हो रहा है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होगी। जो गलत तरीके से जो है वो जो काम है, जो काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है, जहां पर कम जो है वो कटान होना चाहिए वहां पर अधिक कटान हो रहा है, जिस प्रकार से पहाड़ी कटान होना चाहिए उस प्रकार से कटान नहीं हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो आज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कही है। तो एनएचएआई के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है और शिमला में उन्होंने आज मीडिया से बातचीत में साफ कह दिया है कि जो भी ऑफिसर जो है वो गलत काम करेगा उनको नसीहत है कि अब जो गलत तरीके से काम करेगा उनकी खैर नहीं है। और मामला है पौंटा साहिब हाटकोटी हाईवे वाला। ये तो हमने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई एग्जांपल है। और उन्होंने ये कहा कि जो हाईवे पर जो है जो निर्माण हो रहा है वहां पर सिर्फ घर नहीं, घर के लिए जो जमीन दे दी है उसके लिए पैसा दे दिया एनएचएआई ने, लेकिन उसके बाद जो खेत वहां पर नीचे सारा जो डंपिंग है वो उनके खेतों में की जा रही है। और जब वो आवाज उठाते हैं कि सर ना करें तो वहां पर जो है वो आवाज भी नहीं सुनी जाती है, उन्होंने कहा है। तो अब उन्होंने कहा कि पुलिस को भी शिकायतें दी है जनता ने, और जनता काफी लोग मुझसे भी मिले हैं, तो उन्होंने अधिकारी को चेता दिया है कि अगर बेतरतीब कटान और निर्माण पर रोक नहीं लगाई तो फिर अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसके अलावा दूसरी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो मौसम है, मौसम अभी भी जो है वो खराब रहेगा अगले 1-2 दिन। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो खबर हमारे पास है वो है महिलाओं को लेकर के। अब जो शिमला में एक बैठक हुई है, महिला विकास निगम के निदेशक मंडल ने आज शिमला में आयोजित 51वीं निदेशक मंडल बैठक में शिक्षा ऋण की जो सीमा है उसको मौजूदा 75,000 रुपए से बढ़ाकर के 3 लाख रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की है। स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार ऋण की सीमा को मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर के 3 लाख रुपए करने की जो स्वीकृति है वो दी गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए इससे उल्लेखनीय वृद्धि से निगम तथा जो कार्यान्वित योजनाएं हैं उसको लाभ मिलेगा, अधिक जो महिलाएं हैं वो आकर्षित होगी। उन्होंने राज्य में नियमित अंतराल पर सुनियोजित और व्यवस्थित जागरूकता शिविरों के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए निगम द्वारा विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इन शिविरों के माध्यम से महिलाओं को निगम द्वारा संचालित महिला कल्याण के कार्यों से जुड़ी
जानकारी प्रदान करने में सहायता मिलेगी। महिला विकास निगम ने अपनी स्थापना से अब तक 13,551 महिलाओं को लाभान्वित करते हुए 69.36 करोड़ रुपए से अधिक के जो ऋण हैं वो प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त लाभार्थी महिलाओं को 2.64 करोड़ रुपए से अधिक की जो ब्याज है वो सब्सिडी प्रदान की गई है। कोरोना मूलक आश्रितों ने प्रदेश सरकार से नौकरी देने की मांग की है। रविंद्र अत्री का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी नौकरी देने को बिना किसी शर्त के जो है नौकरी दी जाएगी, परंतु अब हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में 30 जुलाई को कैबिनेट में फैसला हुआ कि जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से 3 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे कि बहुत से कोरोना मूलक जो है वो आश्रित सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि 1,1500 आश्रित इस दायरे से जो है वो बाहर हो रहे हैं, 1500 के आसपास वाले। यह परिवार 20 से 25 सालों से अपने माता पिता या पिता को जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ऑन ड्यूटी खो चुके हैं। 20 साल पुराने केस भी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए, जो बोर्ड निगम और जो बाकी डिपार्टमेंट में केवल 1609 केस नहीं है, जबकि 3500 के करीब जो है वो ये केस हैं, केसों की संख्या अधिक है, इसको सरकार को देखना चाहिए। रविंद्र अत्री का कहना है कि सरकार वार्षिक आय सीमा को 5 लाख रुपए तक फ्लैट करें या वन टाइम सेटलमेंट के तहत एक मुश्त नौकरी प्रदान की जाए, ताकि कोई भी आश्रित नौकरी से वंचित ना रह पाए, क्योंकि सभी ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है ऑन ड्यूटी। और ऐसे में जो परिवार का सदस्य है जब वो जाता है, और ऐसे में उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में कोई भी जो है नौकरी पर नहीं है। अगर सरकार ये फैसला नहीं लेती है 5 लाख रुपए वाले, तो बहुत 1,000 से 1500 के आसपास जो कोरोना मूलक है वो बाहर हो जाएंगे, और फिर उनके पास जो है वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के अलावा कोई दूसरा चारा जो है वो नहीं रहेगा। तो जिन्होंने मांग की है 3 लाख नहीं 5 लाख होना चाहिए, ये कोरोना मूलक ने मांग की है। इसके अलावा प्रदेश में के लिए एक अच्छी खबर, जो अब आज से जो हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग हैं उनको घी, दूध, मक्खन और जो पनीर है वो सस्ता हो गया है। आज से GST की नई दरें लागू होने से मिल्क फेड और वायु व्यास सेनु ने नए रेट जो है वो तय कर दिए हैं। मिल्क फेड ने घी के दाम 40 रुपये और मक्खन, पनीर और के जो दाम हैं वो 20 रुपए कम कर दिए हैं। वहीं फ्लेवर दूध 1 रुपये सस्ता हो गया है। उधर व्यास सेनु का पनीर के दाम में जो है वो 5 से 20 और घी के रेट में 60 रुपए तक जो है वो घट गए हैं, यानी घी का रेट भी 60 रुपए घट गया है। सीमेंट भी 30 से 40 रुपए सस्ता मिलेगा जी। सरकारी उपक्रम की बात करें तो मिल्क फेड के हीम घी टिन की कीमत 760 रुपए प्रति लीटर घी, जो पहले मिलता था 760 का, वो मिलेगा अब 720 रुपए का। हीम घी पाउच के दाम 750 से घटाकर 710 कर दिए गए हैं, और ही मक्खन का जो प्राइस था 500 रुपए वो आज से 310 रुपए हो गया है। 290 रुपए प्रति किलो 100 किलो। इसके अलावा अलग अलग है जी, जो पहले 62 रुपए का था 58 रुपए हो गया है। और इसके अलावा जो पनीर है, पनीर की बात करें तो पनीर 425 से 405 रुपए, 500 ग्राम का जो 500 ग्राम वाला है वो 420 से 400 रुपए हो गया है। 200 ग्राम वाला जो है 85 से 81 रुपए हो गया है। बिलासपुर की बात करें तो व्यास धेनु डेयरी का जो फुल फैट 200 रुपए वाला 200 ग्राम पनीर के दाम घटकर 85 से 80 हो गए हैं। 1 किलो के दाम 385 से 365 हो गए हैं। लो फैट 1 किलो पनीर अब 310 की बजाय 295 रुपए मिलेगा। 1 किलो घी के दाम 850 से घटा करके 790 कर दिए गए हैं। 1 किलो बटर 700 से रुपए से अब 650 का मिलेगा, यानी 50 रुपए कम कर दिया गया है। उधर वेरका कंपनी ने 1 किलो पनीर के दाम 450 से 425 कर दिए हैं। वहीं सीमेंट कंपनियों ने दाम जो है वो 30 से 40 रुपए कम कर दिए हैं। ACC गोल्ड सीमेंट के रेट घटकर 480 से 440 प्रति बैग। ACC सुरक्षा सीमेंट बैग 425 से 390। बांगड़ सीमेंट मिलेगा 410 से 380, और अल्ट्राटेक सीमेंट मिलेगा 425 रुपए से घटकर 390 रुपए। ये भी सस्ता हो गया है। अब सुनिए महत्वपूर्ण खबर। आबकारी एवं कराधान विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। साथ ही विभाग ने टीमों का भी गठन कर दिया है। ये टीमें आज से व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है वहां पर औचक निरीक्षण करेंगी, यानी जहां पर सस्ता नहीं मिलेगी जो आपको चीजें बता रहे हैं वहां पर जो है वो फिर कार्रवाई होगी और जुर्माना भी लगेगा। जो स्लैब हैं वो 5% दर है, एक 5% वाला हो गया। जो पहले 3-4 दरें थी अब 5% 18%। तो अब अधिकांश जो सामान है घर का जो सामान है 5% में, जो थोड़ा बड़ा सामान है 18% में आएगा। टीवी, फ्रिज, AC, गाड़ियां ये सब सस्ती हो गई है। इसके अलावा सिरमौर जिला के पोंटा साहिब से दुखद खबर है। यहाँ पर यमुना घाट में स्नान करते समय 2 सगे भाइयों सहित 3 युवक बह गए हैं। दुखद खबर है जी। तीनों के नाम बता दें आपको, अमित, कमलेश और रजनीश। शिलाई क्षेत्र के ग्वाली गांव के ये बताए जा रहे हैं। इनमें कमलेश और रजनीश सगे भाई थे दोनों, और गोताखोरों की ओर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ग्वाली गांव से कुल देवता की पालकी लेकर ये ग्रामीण हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गए थे। आज लौटते वक्त देवता की पालकी के साथ घाट पर स्नान करने पहुंचे थे। इस बीच स्नान करते हुए एक युवक डूबने लग गया। उसे बचाने के लिए दोनों भाइयों ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन तीनों ही अब जो है वो डूब गए हैं और इनको बचाने का प्रयास हो रहा है। तो
लोगों से हमारी अपील है कि जो जहाँ पे चाहे वो देवता का स्नान हो या फिर कोई भी चीज़ हो, लेकिन जो इस बार जिस प्रकार से प्रदेश में मानसून अधिक रहा है तो जल स्तर बढ़ रहा है, तो लोगों से अपील है कि जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं नदियों के किनारे बिल्कुल भी ना जाएं। दो सगे भाई है और एक और युवा है, 3 लोग बह गए हैं, 3 युवा ये बह गए हैं जी, अभी तक कोई सुराघात नहीं लग पाया है। इसके अलावा कांगड़ा में आज सुबह पंजाब के बठिंडा से मां चामुंडा मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक बस से टकरा कर पलट गया। इस हादसे में 2 लोगों की दुखद मौत हुई है और करीब 20 लोग घायल हैं। हादसे का शिकार श्रद्धालु लंगर सेवा के लिए जा रहे थे। बस से ट्रक टकराने के बाद कुछ श्रद्धालु चलते इस ट्रक से कूद गए थे, जिसमें 6 लोगों को गंभीर चोटें आई है। उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य घायलों का जो इलाज है वो सिविल अस्पताल देहरा में चल रहा है। अब बात करते हैं मानसून की। मानसून विड्रॉ होने में अभी 1 से 2 दिन और लग सकते हैं। प्रदेश से मानसून विड्रॉ होने की नॉर्मल डेट जो है 25 सितंबर रहती है और मौसम विभाग की माने तो आज रात और कल 4 जिलों में कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर, इन 4 जिलों में हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। 25 सितंबर से मौसम जो है वो साफ हो जाएगा। तो यानी अब अगले 2 दिन बारिश है जी, आज रात को, कल बारिश है, फिर उसके बाद जो मौसम है वो प्रदेश में जो है वो साफ हो जाएगा 25 तारीख। और जो मानसून है वो भी 25 तारीख के बाद प्रदेश से विदा हो जाएगा। यानी जो बहुत गहरे जख्म दिए हैं मानसून ने, 5000 करोड़ का नुकसान हो चुका अभी तक और आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। लेकिन बात यह है कि अब जो मानसून की विदाई का समय है वो आ गया है और मानसून अब 2 दिन के बाद विदा हो जाएगा प्रदेश से, जो टेंटेटिव है। तो अभी के लिए इतना ही। इसको शेयर करिए बुलेटिन को, ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। कल जुड़ेंगे ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। धन्यवाद।